गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल गयास रीजन में। अभी मैं आया हुआ हूँ केंद्रीय विद्यालय के बायो लैब में। यहाँ पे निवेदिता मैडम हैं। निवेदिता मैडम आपको बताएंगे बायो सब्जेक्ट के बारे में कि आप किस तरह से उसका प्रिपरेशन करें, कैसे आप उसका एग्ज़ाम दें। आइए बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैम, बायो का एग्ज़ाम जो होने वाला है 12th का, जी। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप हमारे स्टूडेंट्स को दीजिए। यस। बायो एग्ज़ाम जो है दैट इज़ शेड्यूल्ड ऑन 16 मार्च 2023। तो इस बार जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं कुछ सजेशंस ये कहूँगी कि सबसे पहली चीज़ जो आप ख्याल में रखेंगे कि जो टॉपिक ड्रॉप आउट है उसको आप बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। इट शुड बी वेरी क्लियर टू योर माइंड कि व्हाट टॉपिक्स यू डू नॉट हैव टू टच। जो टॉपिक्स नहीं हैं उसको आप कट मार्क कर दीजिए, उसको बिल्कुल टच मत कीजिए। और जो टॉपिक्स हैं आपके पढ़ने के लायक उनमें से यूनिट वाइज जो वेटेज है उसका आप ज़रूर ख्याल रखेंगे। जैसे जो फर्स्ट यूनिट है आपकी दैट इज़ ऑफ 16 मार्क्स, सेकेंड यूनिट इज़ ऑफ 20 मार्क्स, थर्ड यूनिट इज़ ऑफ 12 मार्क्स, फोर्थ यूनिट अगेन 12 मार्क्स एंड लास्ट यूनिट इज़ ऑफ 10 मार्क्स। सो आई वुड सजेस्ट कि इन यूनिट में से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं और जिसको अगर बच्चा कवर कर लेता है उसको पढ़ना बहुत ही आसान है। जैसे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, देयर आर 3 चैप्टर्स एंड दीज चैप्टर्स आर वेरी इजी। दे आर लाइक जस्ट दे कैन रीड एंड गेट द कॉन्सेप्ट, so they can fetch 10 marks from that 3 chapter. So I'll suggest student to cover these 3 chapters. इसके अलावा 2 चैप्टर और हैं दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये चैप्टर बहुत इजी है और मार्क्स फेचिंग है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि बच्चे इस चैप्टर को ज़रूर कवर करेंगे। एंड वन मोर चैप्टर इज़ देयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो ये चैप्टर भी बच्चों को मार्क्स गेन करने के लिए बहुत आसान है। जो बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन होगा कि आप पहले ये 5 चैप्टर्स को बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए। ये 5 चैप्टर्स अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो योर 30 टू 40 मार्क्स आउट ऑफ 70 इज अश्योर्ड। तो इतना कवर करने से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड दोज हु आर अचीविंग हाई, दोज हु आर गेटिंग अराउंड 95 एंड 98, उन बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि यू शुड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ आंसर यू आर राइटिंग। जो भी बड़े आंसर आ रहे हैं आप उनको ज़रूर पॉइंट वाइज आंसर कीजिए। बुलेट्स देकर या एरो देकर आप उसको पॉइंट वाइज दीजिए। पैराग्राफ फॉर्म के आंसर को आप अवॉइड करेंगे। पॉइंट वाइज में ज़्यादा मार्क्स मार्क्स फेच मिलते करना हैं। ज़्यादा ईजी होता है जी। और स्टेप मार्किंग करने में टीचर को भी आसानी होती है। तो आई वुड सजेस्ट फॉर दोज हु आर डूइंग गुड, जिनको 95 96% अभी ही आ रहा है प्री बोर्ड में, जो अच्छा कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए मेरा ये सजेशन होगा कि आप अपने क्वालिटी ऑफ आंसर्स को इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि द सब्जेक्ट मैटर इज इन योर टिप्स, वो आप सब याद कर चुके हैं, उसके लिए आपको इश्यू नहीं है। जो मार्क्स, जो पॉइंट आपको 100% तक लेके जाएगा दैट वुड बी योर क्वालिटी ऑफ आंसर। तो आप अपने क्वालिटी ऑफ आंसर की ओर फोकस करेंगे ताकि यू वुड बी एबल टू स्कोर गुड। और तो मैम ऐसा भी है क्या कि जो टोटल मार्क्स हैं उसमें यूनिट वाइज मार्क्स जो हैं वो डिवाइड किए हुए रहते हैं, तो उस पे भी ध्यान देना है क्या? हाँ, वही मैंने बताया। जैसे कि आपका जो मार्क्स डिवीजन है, बायो इज ऑफ 70 मार्क्स, 70 मार्क्स का पेपर होता है, रिटन थ्योरी होती है, जिसमें से 10 नंबर का जो एग्जाम है वो लास्ट यूनिट का है। 10 मार्क्स आता है लास्ट यूनिट से, और वो इकोलॉजी का चैप्टर है, 3 चैप्टर जो बहुत आसान है। तो अगर वो चैप्टर को बच्चा पहले पढ़ ले, वो है 10 ही मार्क्स का लेकिन बहुत ईजी है, तो वहाँ 10 नंबर बच्चे का श्योर हो जाएगा। फिर अगर आप पहली यूनिट देखेंगे जो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, दैट इज ऑल्सो ऑफ 16 मार्क्स। वो यूनिट भी बहुत आसान है, वहाँ आपको 3 चैप्टर पढ़ना है और 16 नंबर उठाना है। तो उसमें भी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है जो समझने में बहुत डिफिकल्ट होगा। वहाँ डायग्राम्स भी हैं जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपको मार्क्स दिलाएंगे। तो 16 मार्क्स वहाँ, और लास्ट यूनिट में 10 मार्क्स। और आप अगर यहाँ देखें जो थर्ड यूनिट है दैट इज़ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, वो 12 नंबर का है। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, जिसमें मैंने बोला माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज है। यहाँ से बच्चे, इनमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, मतलब जिसको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत समझना है तब डिफिकल्ट होगा। नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चा याद कर लेगा तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये जो कमज़ोर वाले बच्चे, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि इन इन टॉपिक्स को बच्चे पहले कवर करेंगे तो मार्क्स बहुत अच्छा वो गेन कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों को इस यूनिट के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको याद रखने से इट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम। जो क्वेश्चन आते हैं उसमें डायग्राम मेंशन करने के लिए दिया रहता है, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब डायग्राम जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई ज़्यादा इरेजर का आप यूज़ नहीं करें, ऐसा कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे?
हाँ, रिगार्डिंग डायग्राम मैं बोलूँगी कि ऑलवेज़ मेक द डायग्राम विथ पेंसिल। पहला नियम यही होता है कि आप जितने डायग्राम्स बनाएँगे वो पेंसिल से बनाएँगे। लेबलिंग भी आप पेंसिल से करेंगे। डू नॉट यूज़ एनी कलर्ड पेन, एनी कलर्ड पेंसिल्स फॉर ड्राइंग। आप सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए और एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स दिए हैं उसको लेबलिंग को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी में जो एग्ज़ाम पूछने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का तरीका है, दे कैन मेक द डायग्राम और लेबलिंग पर वो ABCD मार्क कर देते हैं और उसका फंक्शन लिख देते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो पार्ट क्या है। तो डायग्राम पे आप ज़रूर फोकस करेंगे और मोर इम्पॉर्टेंटली डायग्राम के नीचे डायग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसको बच्चे ज़रूर पढ़ लेंगे। जैसे अगर किसी पिस्टल का डायग्राम बनाया है तो वो पिस्टल किस प्लांट का है उसका नाम डायग्राम के नीचे दिया हुआ है। वो पिस्टल का क्या फीचर है वो डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है। तो उसको बच्चे ज़रूर याद कर लेंगे, वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और जेनेटिक्स में जैसे PBR 322 का जो प्लाज्मिड का डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम के नीचे एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ROP जीन के बारे में। वो जैसे 1 नंबर में एक बार बोर्ड में पूछा गया है। वो राइट अप आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन डायग्राम के नीचे वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डायग्राम के नीचे जो चीज़ लिखी हुई है, आप उसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए और उसको ज़रूर याद रखिए और लेबलिंग को आप अच्छे से याद रखिए। एंड वन मोर थिंग कि जो बायोलॉजिकल टर्म्स आ रहे हैं, जो जो भी बायोलॉजिकल टर्म्स, नए टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दिए हुए हैं, आप उसको मिस्टेक नहीं करेंगे। बहुत सारे साइंटिफिक प्लांट्स का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है, वायरस का नाम है, फंजाई का नाम दिया हुआ है, उसको आप लिख के प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि अगर साइंटिफिक नेम 1 नंबर में लिखने आ रहा है और बच्चा अगर वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है, ही और शी विल लूज 1 मार्क्स। तो आप स्पेलिंग्स पे स्पेशली ध्यान देंगे, जो साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ें बच्चे अगर ख्याल में रखेंगे तो इट वुड बी गुड। तो ये जो डायग्राम है वो हर हर एक क्वेश्चन में देना जरूरी है, या फिर जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं जो हाई मार्क्स ऑब्टेन करते हैं वैसे क्वेश्चन में ही डायग्राम केवल बनाना रहेगा? देखिए, 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक होगा कि द क्वेश्चन विल आस्क डायरेक्टली फॉर द डायग्राम। अगर डायरेक्टली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको यहाँ डायग्राम बनाना है, देन इट इज मैंडेटरी, वहां तो आपको बनाना ही बनाना है। दूसरा जो आप पूछ रहे हैं, इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स और अगर आपको लगता है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आप डायग्राम से सपोर्ट कर सकते हैं, देन यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम। इवन इफ देर इज सम टॉपिक or there is some question of 3 marks where it can be supported with diagram, there also you can draw the diagram. फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं बच्चे, डायग्राम बना सकते हैं। अपने आंसर को डायग्राम से सपोर्ट करना हमेशा अच्छा होता है। वो आपको कभी भी नेगेटिव मार्क्स क्यों नहीं ले जाएगा, इट विल always add up to your marks. So it would be good if you support your answers with diagram. It would be good. मैम, एग्जाम रूम में स्टूडेंट का फोकस कितना मैटर करेगा? Focus, it would matter because that would save your time. You have 3 hours to write a 70 marks paper. Okay, so if you're very focused, I would tell you there would be a smart move. आपको 15 minutes मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। जिस बच्चे का फोकस बहुत तगड़ा होगा वो उसी 15 मिनट में 16 नंबर का क्वेश्चन बना लेगा। क्यों? बिकॉज बायो के पेपर में बता रही हूँ, 16 नंबर का क्वेश्चन MCQ आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। अगर बच्चा उसको थॉरोली पढ़ रहा है तो वो पढ़ते पढ़ते ही वो 16 नंबर के आंसर्स को जान जाएगा। सो दैट 15 मार्क्स, इफ द फोकस इज स्ट्रांग, दैट 15 मार्क्स विल फेच द चाइल्ड 16 मार्क्स। आपके 3 घंटे अभी शुरू भी नहीं हुए हैं और बच्चे का 16 नंबर का आंसर तैयार हो जाएगा। तो फोकस बहुत जरूरी होगा। आप सब कुछ भूलकर सिर्फ बायो के पेपर पे ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन पे ध्यान होना चाहिए और नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, है ना। किसी भी तरह का टेंशन मत लीजिए, पहले से कोई डर मत रखिए और पहले से कोई प्री थॉट मत बनाइए कि नहीं पेपर बहुत टफ ही आएगा। ऐसा कोई थॉट नहीं बनाना है। पेपर हर बच्चे के लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, तो पेपर टफ नहीं होता है। आपको बिल्कुल फ्री माइंड से और पूरा ध्यान लगाते हुए आपको पेपर को पहले पढ़ना है 15 मिनट्स। तो वो 15 मिनट्स में ही आपको बहुत सारे आंसर्स दिमाग में आ जाएंगे। सो इफ यू आर फोकस्ड दैट 15 मिनट्स, तो आपका जो अगला 3 घंटा होगा, यू विल सेव टाइम देयर। आपका टाइम वहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है, एंड आपको रिवीजन के लिए फिर टाइम मिल जाएगा। मैम, ये जो एग्जाम टाइम है वो 3 आवर्स का होता है,
तो अगर देखा जाए तो 1.5 आवर्स का 2 सेगमेंट हम बना सकते हैं। स्टूडेंट जो हैं उस 1.5 आवर्स को कैसे फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ को वो किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? See, this should totally depend upon the child कि which answer he or she is able to write in the best possible manner. मैं ये कभी नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल ऑर्डर में आंसर कीजिए। आपको जो आंसर सबसे अच्छे से लिखने आ रहा है आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। जब आपको जो आंसर सबसे अच्छे से लिखने आ रहे थे आप फर्स्ट हाफ में पहले 1.5 घंटे में जब आप वो पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप मेंटली थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे कि मैंने इतना 40 मार्क्स या 50 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट कर लिया है। फिर जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको जैसा लग रहा है कि जिस पे ग्रिप बहुत ज़्यादा नहीं है फिर आप उसको थोड़ा और समय लेते हुए बाकी के नेक्स्ट 1.5 आवर में आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो दैट विल कीप द चाइल्ड फ्री, मेंटली फ्री रहेगा। जो टॉपिक्स आपको आ रहे हैं जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं आप उसको पहले आंसर कर लीजिए, पहले 1.5 आवर में रख लीजिए। नेक्स्ट आप 1 आवर 15 मिनट रख लीजिए बाकी क्वेश्चंस के लिए और अपना 15 मिनट्स 10 मिनट्स लास्ट का जो है उसको आप हमेशा फ्री रखिए टू रिवाइज, रीचेकिंग के लिए। कि ऐसा होता है बच्चे हड़बड़ी में जैसे जो पहले 16 क्वेश्चन जो एमसीक्यू आते हैं उसमें बच्चे जनरली क्या मिस्टेक करते हैं वो क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का बी ऑप्शन करेक्ट है, वो बी ऑप्शन लिख देगा, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेगा। तो वो हड़बड़ी में बच्चे गलती करते हैं। तो जब आप रीचेकिंग करेंगे तो दैट वुड गिव यू टाइम टू करेक्ट दैट। ठीक है, तो मैं वो सजेस्ट करूंगी कि आप लास्ट के 10 मिनट्स में जब रिवाइज करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आप जरूर चेक कीजिए कि आपने अपने आंसर के आगे उसका क्वेश्चन नंबर लिखा कि नहीं। क्योंकि हम जब बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं मैंने देखा है कि बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखा है लेकिन क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है, तो वहाँ मार्क्स उसको कट हो नहीं दे जाएंगे। पाएगा, टीचर मार्क्स नहीं दे पाएगा। या नर्वसनेस में बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को 8 लिख दिया, सो दैट नीड्स टू बी रीचेक्ड। तो वो जब आपका लास्ट का 10-15 मिनट्स रहेगा तो दैट वुड हेल्प यू टू मेक द करेक्शन देयर। ठीक है ना, तो वो चीज़ ध्यान में रखना है। मैम एक और चीज़ पूछना चाहूँगा अंत में। जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसने एग्ज़ाम सही से दिया कि नहीं दिया। तो वो जो स्ट्रेसनेस जो है ना वो फिर लास्ट में स्टूडेंट को ही झेलना पड़ता है, उस बच्चे को झेलना पड़ता है। तो आप पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे इस मैटर में? ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है दिस इज एक्चुअली वेरी क्रूशियल। ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिसका ख्याल रखा जाना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं, अपने बच्चे से बहुत उम्मीदें होती हैं और ठीक है ये सही भी है, लेकिन जो चीज़ पेरेंट को ध्यान में रखने की है वो मुझे लगता है कि जब बच्चा एग्ज़ाम के फेज़ में आ गया है ना तो बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है। वो खुद ही बहुत परेशान है कि मेरा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए और मेरा मार्क्स अच्छा आना चाहिए। जी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि बीइंग अ पेरेंट आप कभी भी कैजुअली भी अपने बच्चे को कुछ ऐसा मत बोल दीजिए जो उस बच्चे को फॉर दैट मोमेंट हर्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बात उसके दिमाग में रह जाएगी और फिर वो अपने पढ़ाई से डाइवर्ट होगा, आगे का एग्ज़ाम भी वो हैम्पर कर देगा। हैम्पर करेगा। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है या हो सकता है उसका मन नहीं लगा तो थोड़ा वो खेलने निकल गया या टहलने निकल गया और आपने उसको कैजुअली बोल दिया कि तुम तो दिन भर खेलते रहते हो, तुम दिन भर टाइम वेस्ट करते हो। या आपने कैजुअली एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तुम हमेशा टाइम वेस्ट करते हो। ये बात बच्चे को लग सकती है ना। तो कुछ भी मतलब पेरेंट्स को ये ख्याल रखना है कि आप बच्चे को कुछ ऐसा शब्द मत बोलिए जो बच्चे को बहुत हिट कर जाए, जिसको वो बहुत दिल पे ले ले और वही चीज़ दिमाग में बैठा ले और उसकी पढ़ाई लिखाई से नाता टूटने लगे। तो एक चीज़ इसका ख्याल रखना है। दूसरा थोड़ा बच्चे के हेल्थ का ख्याल रखना है कि उसके सोने का टाइमिंग है, उठने का टाइमिंग है। पेरेंट्स से थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेंगे। अगर आपका बच्चा लेट नाइट पढ़ता है, हो सकता है उसको चाय की ज़रूरत हो सकता है उसको कॉफ़ी चाहिए हो, या अर्ली मॉर्निंग उठता है तो उसको नींद भगाने के लिए आप कुछ भी इस तरह का चाय या कॉफ़ी या आप उसके सामने ही बैठ सकते हैं कि ताकि वो थोड़ी नींद खुल जाए। एक फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए पेरेंट का अपने बच्चे की ओर, ताकि बच्चा फील करे कि मेरे को कॉपरेशन मिल रहा है पेरेंट से, बच्चे को पेरेंट की ओर से प्रेशर फील नहीं आए, है ना। तो ये चीज़ का पेरेंट को ख्याल रखना चाहिए। मैम मैंने सुना है आप एग्ज़ाम इंचार्ज भी हैं। तो बच्चे जब स्कूल में एंट्री करते हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर होता है उसमें एंट्री करते हैं और जो आंसर शीट होता है उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं।
तो मैम इस और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर से भी रिलेटेड बहुत सारी गलतियां वो कर देते हैं, तो इस मैटर में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आंसर शीट के फ्रंट पेज पे एक स्पेशल पेपर लगा होता है जिसमें बॉक्सिंग बनी होती है जी। ना? बच्चे को अपना नाम फिल अप करना होता है और उसके नीचे के जो बॉक्स होते हैं उस पे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हर एक स्कूल को एक बार करवा देनी चाहिए, ठीक है? जैसे बच्चे का नाम है मान लीजिए पंकज कुमार, तो वो पहले बॉक्स में सिर्फ़ पी लिखेगा और पी जहाँ उसने लिखा है उसके नीचे जो बॉक्स बने हुए हैं उसमें सिर्फ़ वो पी वाले जो बॉक्स है उसको शेड करेगा वो सिर्फ़, उसको सिर्फ़ कलर करेगा। फिर वो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखेगा ए, एक बॉक्स में एक ही अल्फ़ाबेट लिखा जाना है, ठीक है? तो एक-एक बॉक्स में उसने एक-एक अल्फ़ाबेट लिखा, वो पूरा पंकज लिख चुका है। फिर पंकज लिखने के बाद जब वो कुमार लिखेगा तो पंकज और कुमार के बीच में उसको एक बॉक्स खाली छोड़ना है। इस स्पेस चीज़ के तौर का पे। हाँ, एक स्पेस के तौर पे उस बॉक्स को खाली छोड़ना है, यही मिस्टेक बच्चे करते हैं। हुँ, हुँ। बच्चे लगातार लिख देते हैं और एक ही जो वर्टिकल लाइन होती है, उसी एक ही लाइन में वो सारे अल्फ़ाबेट को कलर कर देते हैं। तो ये 2 मिस्टेक बच्चे ध्यान देंगे कि जैसे आपने पी लिखा, तो उस नीचे जो बॉक्सेस बने हैं, वहाँ सिर्फ़ पी को कलर करना है। हुँ, हुँ। फिर आपने ए लिखा, तो ए के नीचे जो बॉक्सेस बने हैं, उसमें जहाँ ए अल्फ़ाबेट लिखा है, सिर्फ़ ए को कलर करना है। एक ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फिर क्वेश्चन पेपर का कोड लिखने के लिए आता है। क्वेश्चन पेपर का कोड आपको केयरफुली लिखना है। हुँ, हुँ। यू डोंट हैव टू राइट योर नेम एनीवेयर। कॉपी के अंदर, कॉपी के पीछे, कॉपी के ऊपर आपका अपना नाम और स्कूल का नाम कहीं नहीं लिखा जाना होता है। इफ़ यू आर गेटिंग ग्राफ या मैप आपको कहीं मिलता है सोशल साइंस में या मैथ में ग्राफ मिलता है, वहाँ पे भी आप अपना नाम, अपना स्कूल का नाम कहीं मेंशन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ का ख़्याल रखना है, ये मिस्टेक नहीं करेंगे। अ, तो ये थी हमारी निधिता मैडम, जो बायो की टीचर हैं, 12th क्लास को पढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बायो के बारे में और एग्ज़ाम शीट के बारे में, आंसर शीट के बारे में आपको नॉलेज मिली होगी। तब तक बने रहिए मेरे चैनल ज्ञास रीजन पे। अगली बार फिर से दूसरे वीडियो पे मिलेंगे, आपको कुछ अलग नॉलेज देंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच।